हेलो फ्रेंड्स, आज हम 18 नवंबर 2017 मॉर्निंग शिफ्ट का HSSC ग्रुप डी के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 वर्ग आसन एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं और परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी हमें इसमें बोला गया है कि 3 क्यूब को एक साथ में जोड़ा गया है। तो किस प्रकार से जोड़ा गया, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 क्यूब रहे इस प्रकार से। उसके बाद में एक क्यूब और बना लीजिए आप, और इस प्रकार से आप अपने 3 क्यूब बना लीजिए। जब इन 3 क्यूब्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो रिस्पेक्ट में हमें एक जो फिगर मिलकर इनको ऐड करने से जो हमें एक फिगर मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। ठीक है जी। हमें ये बोला गया है जो एक क्यूब है इसकी जो भुजा रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। आप सबको पता होगा जो क्यूब है उसकी सारी भुजाएं क्या रहती है, हमारे पास में सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब सब भुजाएं इसकी बराबर रहने वाली हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आएगी कि क्यूबॉइड की भुजाएं हम कैसे निकालें। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो जब हम इन तीनों क्यूब की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि इन सब की जो हमारे पास में हाइट है वो क्या रहने वाली है, सबकी हाइट सेम रहने वाली है। तो जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तीनों को, तो तीनों को ऐड करने के बाद में हाइट जो रहने वाली है वो फिर भी क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद में जो तीनों की ब्रेथ होगी वही हमारे पास में क्या रहेगी, क्यूब की ब्रेथ रहेगी, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, लेंथ में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से ऐड हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से ऐड हो जाएगी और 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से ऐड हो जाएगी, और तीनों को मिलाकर 3 सेंटीमीटर लेंथ इसकी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारे पास में जो क्यूबॉइड है इसकी भुजाएं आ गई है। हमें क्या करना है, इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में बताया कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रहने वाला है, 2 ब्रैकेट LB प्लस में BH प्लस में HL। तो जो हमारे पास में वैल्यू है हम उनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेंथ हमारे पास में कितनी आई है, 3, ब्रेथ हमारे पास में कितनी है, 1, ब्रेथ 1 है, हाइट 1 है, हाइट 1 है, और लेंथ हमारे पास में कितनी है, 3 है। उसके बाद में 3 की अगर 1 से इंटू करेंगे तो 3, 1 की 1 से इंटू करेंगे और आगे हमारे पास में क्या बन जाएगा, 3। 2 इंटू जब इनको ऐड किया जाएगा तो 7 बन जाएगा, और हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या बन जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम की एक खास बात ये है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब NCERT की 10th क्लास की बुक में से पूछे गए हैं। अगर किसी भी बच्चे ने NCERT की 10th की बुक अच्छे से की है तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिए गए, कौन कौन से हैं। एक का कोऑर्डिनेट हमारे पास में A और -B, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास में -A और -B। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो जैसा कि 10th क्लास के अंदर हमें इसका डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से बताया गया, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास में क्या रहने वाला है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास में रहने वाला √x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, प्लस
y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। अगर आप सभी को ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। तो देखिए हम किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास में x1 रहने वाली है, दूसरी y1 रहने वाली है, ये x2 और ये y2। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू को हम रखते हैं फॉर्मूले में। क्या रहेगा x2, तो हमारे पास में x2 क्या है, माइनस का है। अगर आपको प्लस माइनस में मिस्टेक रहती है तो आप क्या करिए, जितनी वैल्यू उठा रहे हैं उनको ब्रैकेट्स में उठा लीजिए। तो x2 मेरे पास में क्या था, माइनस का, तो मैंने माइनस का a उठा लिया। बीच में आप देखिए माइनस आ रहा है तो हमने माइनस रख दिया। x1 हमारे पास में प्लस का a है, बट मैं सारी वैल्यू को किस में उठा रहा हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर उठा रहा हूँ। और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस नेक्स्ट y2, तो y2 भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, माइनस का रहने वाला है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस का b, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। और y1 हमारे पास में कितना रहने वाला है, y1 भी हमारे पास में माइनस का b रहने वाला है और ब्रैकेट 1 और पूरे का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करके। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस का a बनेगा, ये माइनस का a बनेगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट माइनस b, आपको पता होगा माइनस और माइनस क्या होता है हमारे पास में, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का b और पूरे का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता हूँ तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, a और a हमारे पास में बन जाएंगे माइनस का 2a प्लस, अगर b में से प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 0, और इसका हमारे पास में क्या पड़ा था, स्क्वायर भी पड़ा था। तो ये हमारे पास में जो बनेगा ये बनकर तैयार होगा 4a स्क्वायर। क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास में, 4a स्क्वायर। यदि मैं इसका रूट निकालता हूँ तो आपको पता होगा कि इसका रूट हमारे पास में क्या रहने वाला है, 4 का रूट हमारे पास में 2 और a स्क्वायर का रूट हमारे पास में a रहने वाले हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 2a होगा। तो हमारे इस आंसर में मिसप्रिंट है, तो इसके ऊपर रूट नहीं आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें बोला गया एक हमारे पास में ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB 2√5 है, AC हमारे पास में 10 है और BC 4√5 है, और हमें एंगल B बताना है कि एंगल B क्या रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके देख सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय को ये साइड्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम एंगल को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होगा कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोथेनियस होती है और एक बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोथेनियस हमारे पास में कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाता है। और इसमें रूल क्या लगता है हमारे पास में कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। बस हमें हमारी साइडों को इसी फॉर्मूले में रखकर सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो चलिए अब हम बड़ी भुजा देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बड़ी भुजा हमारे पास में क्या है, AC 10 है। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, भुजाओं को सही ढंग से नेम दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे AC लिख देता हूँ, ABC। तो AC हमारे पास में कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। BC हमारे पास में कितनी है, 4.4√5 सेंटीमीटर दी गई है। और AB हमें 2√5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम हाइपोथेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हाइपोथेनियस हमारे पास में कितनी है, 10 का स्क्वायर। बेस हमारे पास में कितना है, 4√5 का स्क्वायर है।
उसके बाद में अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 2√5 का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है 100। इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर हम 4 को टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। जैसे 9 को करना चाहें तो 3 × 3 कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें 5 को करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, √5 × √5 लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में √5 का स्क्वायर पड़ा है, तो √5 का स्क्वायर तो मिलकर क्या बन जाएगा हमारे पास में 5। तो 5 को जब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास में क्या निकल कर आएगा 80, कितना बन जाएगा 80। उसी प्रकार से यहाँ भी 5 बन जाएगा, 2 की 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 4, और 4 की 5 से इंटू करेंगे तो 20। तो अब आप देख सकते हैं कि 100 = 100। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, यानी ये सभी के सभी भुजाएं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हमें क्या मिलती है, हाइपोथेनस मिलती है। तो इसका कन्वर्ज भी प्रूव होता है कि हाइपोथेनस के सामने जो एंगल मिलता है वो कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का। तो जो इसका रिक्वायर्ड आंसर रहने वाला है वो हमारे पास में क्या रहने वाला है 90 डिग्री, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारे पास 10th क्लास के चैप्टर 5 यानी एपी सीरीज से रहने वाला है। तो जो एपी सीरीज होती है उसका मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम समांतर श्रेणियां बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जा सकता है। तो एपी सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एपी सीरीज हमारे पास में उस सीरीज को बोला जाता है कि जिसमें पहले टर्म से लेकर nth टर्म तक जो भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके बीच में कितने गैप है, 1 का 1 का 1 का और 1 का। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगी, एक एपी सीरीज बन जाएगी। और जैसे मैं कोई और सीरीज ले लेता हूँ 3, 6, 9, 12, और ये भी कहीं एक लास्ट टर्म तक जा रही है। अगर इनके बीच का डिफरेंस चेक करूँ तो 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 3 का डिफरेंस है। जी हाँ, ये हमारे पास में एक एपी सीरीज है। तो इसके अंदर हमारे पास में nth का एक फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला क्या रहने वाला है nth का a + n - 1d। जो nth है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसी भी टर्म के, किसी भी सीरीज के लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो a है वो सीरीज की फर्स्ट टर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। n हमारे पास में यहाँ रहती है नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की कितनी संख्या है, और d हमारे पास में क्या रहता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सी एपी सीरीज रहने वाली है। तो एपी सीरीज के लिए जो अभी हमने देखा कि मेन रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है कि उनका डी हमें चेक करना है, क्या डी एक जैसा है या नहीं है। तो डी निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहने वाला है, यदि मैं nth में से an-1 टर्म को घटा देता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाता है, डी आ जाता है। यानी नेक्स्ट इस जैसे हम यहाँ पे हमने चेक किया कि 2 में से 1 घटा सकते हैं, 3 में से 2 घटा सकते हैं, 4 में से 3 घटा सकते हैं, 5 में से 4 घटाकर इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि सभी का जो गैप है वो एक जैसा रहना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में ही देखते हैं, अगर मैं 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में आंसर कितना बनेगा 0। अगर मैं 2 में से 1 घटाता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली टर्म में जो डिफरेंस है वो 0 का है, लेकिन अगली टर्म में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे पास में एक एपी सीरीज नहीं है। जब मैं इसके अंदर से इसको घटा कर देखता हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, चलिए हम क्या करते हैं 0.33 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, हमें 0.3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा 0.03। तो नेक्स्ट टाइम हम घटाते हैं क्या कि 0.33 में से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है 0.33। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी
वो कुछ ये वैल्यू रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि पहली 2 टर्म में डिफरेंस ये है और अगले 2 टर्म में डिफरेंस ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास में एक एपी सीरीज नहीं रहने वाली है। तो ये भी हमारे पास में एक एपी सीरीज नहीं रहने वाली है। अगर हम आगे सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, तो घटाइए कि 2 में से √2 घटाना है। तो 2 में से √2 तो नहीं घटा सकते, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अगर मैं इसको ज़्यादा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या रह जाएगा, √2 - 1 रह जाएगा। उसके बाद में हमें आगे सब्ट्रैक्ट करना है। 2√2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, कॉमन लेने के बाद में √2 - 1। आप देखिए कि इसके जो आगे आ रहा है वो √2 आ रहा है और इसके आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास में एक एपी सीरीज नहीं रहने वाली है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारे पास में इसका उत्तर डी आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें क्या करने हैं, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक क्वाड्रेटिक जो भी मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हम ऑप्शन को फिल करके आंसर निकाल सकते हैं और एक हमारे पास में अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अलग अलग तरीक़ों से सोल्व करने की देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके आगे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जो भी हमारे पास में फार्मूला रहने वाला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या रहता है, -b ± √b² - 4ac बाई में 2a। यदि आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आप बहुत अच्छे से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या रहने वाली है, इक्वेशन रहने वाली है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। तो इसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं। जो a का उत्तर रहने वाला है, a हमारे पास में कितना आएगा, 4√3। b की जगह पे 5 रखना हमें और c की जगह पे हमें क्या रखना है, -2√3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं माइनस, तो b की जगह क्या रखना हमें 5, तो हम 5 रख देते हैं + b²। तो b की जगह पे अभी हमने देखा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर -4। a की जगह पे कितना रखना है हमें, 4√3 और c हमारे पास में खुद एक माइनस की वैल्यू है, तो क्या रखा जाएगा 2√3। और अभी मैंने बोला कि आपके पास में अगर कोई माइनस की वैल्यू है तो आप जितना हो सके उसको ब्रैकेट में रखने की कोशिश करें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा 2a, तो a हमारे पास में कितना रहने वाला है, 4√3। चलिए क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करते हैं। -5 ± √5 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है, 25। माइनस और माइनस मिलकर हमारे पास में क्या हो जाएगा, +4 की मैं 4 से इंटू करूँगा तो कितना बन जाएगा, 16। और 16 की 2 से इंटू करूँगा तो 32। √3 और √3 मिलकर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। और इंटू करूँगा तो कितना बनेगा, 96 बनकर तैयार हो जाएगा। और 2 की 4 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8/√3 बन जाएगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं इसको आगे, तो क्या बनेगा, -5 ± क्या बन जाएगा, 121 8√3। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास में 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का, और बाई में 8√3। तो अब हमें क्या करना है, 11 को एक बार जोड़ना है और एक बार ही घटाना है। तो क्या बन जाएगा, -5 + 11 बाई में 8√3। और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू में आ जाएगा -5 - 11 बाई में 8√3। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, प्लस की वैल्यू हमारे पास में बड़ी है तो प्लस माइनस क्या रहने वाला है, प्लस। तो 11 से 5 घटाएंगे तो 6 बनेगा और बाई में कितना पड़ा है, 8√3 पड़ा है। जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 2 की टेल में ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे, और ये कितने में, 5 पे।
√3 से 3 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे। तो यानी जो इसका एक जीरोज रहने वाले हैं वो तो हमारे पास में आ जाएगा √3/4, और वो भी प्लस का। अगर हम उसके बाद में सेकंड वैल्यू चेक करें तो माइनस माइनस कितना होता है हमारे पास में, प्लस होता है, और कितना बन जाएगा माइनस का 16, और बाई में कितना पड़ा है इसके 8√3। अगर हम 8 की टेल में 16 को कैंसिल करते हैं तो 2, तो जो दूसरा जीरोज निकल कर आएगा तो वो कितना आएगा माइनस का 2√3। तो अगर हम रिक्वायर्ड आंसर देखें तो हमारे पास में जो इसका बी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। तो और दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, जैसा कि हम 10th क्लास में करते हैं, किस प्रकार से कि हमें बोला गया 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये ए रहता है, ये बी रहता है, सी रहता है। तो हमें एक ऐसा जोड़ा फाइंड आउट करना है कि जब हम ये थोड़ा सा आप रफ वर्क करके यहाँ पे देख सकते हैं कि 4√3 की, यानी 4√3 की हमें इंटू करनी है किसके साथ में, 2√3 के साथ में, माइनस के 2√3 के साथ में। तो हमारे पास में आंसर क्या निकलेगा, 4 2 8 3 24। यानी हम एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जब हम इंटू करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, या तो हमारे पास में जोड़ने पर आ जाए और या फिर हमारे पास में घटाने पर आ जाए, और कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 24 पहले 1 की टेल में लेके चलें, तो 1 की टेल में 24 कितने पे जाएगा, 24 पे जाएगा। तो दूसरी कंडीशन आपको पूरी करके देखनी है। तो दूसरी कंडीशन में क्या 5 आना चाहिए, तो 24 में एक जोड़ के देखिए तो 25 बनेगा, और घटा के देखिए तो 23 बनेगा। क्या दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं, तो ये हमारा जोड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद में 2 की टेल में 24 कितने में जाएगा, 12 पे। तो यानी पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन पूरी करके देखिए, जोड़ने पे हमारे पास में कितना आएगा 14, और घटाने पे कितना आ रहा है 10। क्या अब भी हो रही है, नहीं। अब हम 3 की टेल में लेके चलते हैं, हमें बस वही टेबल उठानी है जिसकी टेल में 24 जाता होगा। तो हम जैसे 5 की टेबल नहीं उठा सकते, इसके लिए 3 की टेल में 24 कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। इंटू करेंगे तो 24, आगे कंडीशन फुलफिल करवाते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। आप देख सकते हैं हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट रहने वाली थी वो यही रहने वाली थी, क्या हमें 24 और 5 चाहिए था, कितना 24 और 5। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में प्लस की वैल्यू बढ़ी है, और जो मेरा जोड़ा निकल कर आया है वो क्या है, 3 और 8 का। जोड़ा किसका निकल कर आया है हमारे पास में, 3 और 8 का। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू प्लस की बड़ी लेनी है, तो हम बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन दे देंगे और छोटी वैल्यू को किसका साइन दे देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। तो हमने जोड़ा निकाल लिया किसका, -3 और 8 का निकल कर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे 10th क्लास में लिखते हैं हम 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल 0। अब हमारे पास में 4 पेयर बन गए, तो दो दो को हम क्या करते हैं बारी बारी से बांट देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वही चीज़ ली जाएगी जो कि दोनों में होगी। तो दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी जो 8 है वो मल्टीपल है 4 का। तो हम इसमें से एक तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे x के है और यहाँ x है, तो एक x भी बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, √3x प्लस में 2। और हमें क्या कर, जो चीज़ हमारे पास में यहाँ बनकर तैयार होती है वही हमें नेक्स्ट भी बनानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 पड़े हैं, बट यहाँ √3 है, तो हम इसमें से क्या कॉमन लें कि √3 बच जाए। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3। अगर मैं एक √3 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस का √3 कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस का √3 इसमें से कॉमन लूँगा तो इस माइनस के कारण अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये 3 जो था ये माइनस का था, तो अंदर जाकर किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो x तो हमने बाहर लिया ही नहीं, तो x सीधा आ जाएगा। यहाँ से √3 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस का 2, और इक्वल में क्या पड़ा है 0, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास में सेम रहने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, √3x प्लस में 2। जैसे ये चीज़ कॉमन ली जाएगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x माइनस का √3। अब हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख देते हैं।
तो जैसे ही 0 के इक्वल रखा जाएगा तो माइनस का 2 बाई में, एक तो रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाएगा और नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल कर आएगा, √3 बाई में 4। यानी इस बार भी जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो बी पार्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आप अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से या ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर आप इन मेथड की प्रैक्टिस करते हैं या इनका आप करके देखते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाली और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि ये जो रहने वाले हैं ये जीरोज रहने वाले हैं और किसके जीरोज रहने वाले हैं, एक्स के जीरोज रहने वाले हैं। तो इक्वेशन में हमारे पास में दो साइड होती हैं। तो दो साइडें कौन सी होती हैं, एक हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है और एक हमारे पास में राइट हैंड साइड रहने वाली है और हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो जैसे अभी हमने इसका आंसर चेक किया कि हमारे पास में आंसर ये रहने वाला है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये इस इक्वेशन को भी क्या कर देंगे, जीरो बना देंगे। अगर ये इस इक्वेशन को जीरो बनाते हैं तो यही इसका आंसर भी रहने वाला है। तो चलिए हम चेक करते हैं। एक्स की जगह पे आप क्या करके देख सकते हैं, इनके आंसर को पुट करके देख सकते हैं। 4√3 एक्स, तो एक्स की जगह पे मैं पहले क्या रख के देखता हूँ, √3 बाई में 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में √3 बाई में 4 माइनस 2√3 और इक्वल में क्या पड़ा है, 0। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में रूट का स्क्वायर पड़ा है। तो ये अगर मैं इसको हल करता हूँ तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 3 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 5√3 बाई में 4 माइनस का 2√3। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर कुछ कैंसिल होता तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेल में 16 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के रहेगा, तो ये बनेगा 3√3 बाई में 4 प्लस 5√3 बाई में 4 और माइनस में 2√3 बाई में 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 के पड़े में 4 कितने में जाता है, 1। यानी नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, जो भी आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 आएगा, 1 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3√3। 4 की टेल में 4 कितने में जाएगा, 1 पे। 1 की 5√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5√3। उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8√3, क्योंकि 1 की टेल में 4 कितने में जाएगा, 4 पे। 4 की 2 से इंटू करेंगे तो 8 बन जाएगा। इक्वल में क्या पड़ा है, 0। तो अब आप कैंसिल करके देख सकते हैं कि 5 और 3 कितना होता है हमारे पास में, ये बन के तैयार होगा 8√3 और माइनस में 8√3 बाई में क्या पड़ा है, 4 इक्वल में 0। अगर सेम में से सेम घटाया जाएगा तो हमारे पास में 0 बाई में 4 इक्वल में 0, यानी 0 बराबर में 0। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस आंसर से बराबर हो जाती है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसके जैसा कोई और उत्तर भी नहीं है, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि एक क्वेश्चन को हम किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इन अलग अलग तरीक़ों पे मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी ईजी लगने लग जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि समीकरण 6 ब्रैकेट ax प्लस by इज इक्वल 3a प्लस 2b और 6 ब्रैकेट bx माइनस ay इज इक्वल 3b माइनस 2a को संतुष्ट करने के लिए x और y का आंसर क्या रहेगा। तो अब आपके सामने जो भी उत्तर दिए गए हैं वो किसके हैं, x और y के उत्तर हैं और ऑप्शन में आपको 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे दी बेस्ट यही रहने वाला है कि अभी जो हमने सीखा कि आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में से वैल्यू उठाइए और आपके पास में क्या होता है, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ, हमारे पास में पहली इक्वेशन क्या है, 6 ब्रैकेट ax प्लस by इज इक्वल 3a प्लस में 2b। तो ये मेरे पास में राइट हैंड साइड रहने वाली है और ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है। तो वैल्यू पुट करके देखिए। चलिए मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ इसमें। तो पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 6a इंटू एक्स की जगह मैंने 1/2 ले लिया और b y की जगह पे मैंने कितना ले लिया,
1/3 ले लिया। तो 6 के अंदर अगर मैं इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए इंटू 1/2 प्लस बी इंटू 6 इंटू बी इंटू 1/3। तो आप कैंसिल कर दीजिए, कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये, 3a पे प्लस अगर मैं 6 को कैंसिल करता हूँ 3 की टेल में तो ये कितने पे हो जाएगा, 2b पे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आपके बराबर हो गई हैं। तो इस आंसर को हम सेकंड इक्वेशन में भी क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 6 अंदर क्या रहने वाला है हमारे पास में, bx माइनस में ay इज इक्वल 3b माइनस में 2a। तो वही थ्योरी हम लगाएंगे इसमें भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। 6b तो x का हमारे पास में आंसर क्या हमने लेट किया है, 1/2 माइनस ऑप्शन की हेल्प से y की जगह कितना आ जाएगा, 1/3। 6 के अंदर इंटू करते हैं तो 6 इंटू b इंटू 1/2 माइनस 6 इंटू a इंटू 1/3। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 1 पे, और ये कितने पे हो जाएगा, 3 पे। तो कितना रहेगा, 3b, ये 1 पे और ये 2 पे, तो 2। तो आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए आंसर रहने वाला है। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन की हेल्प से वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी मेथड रहने वाला है और आप क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान क्या रहने वाला है, और हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है जो कि ax² प्लस 2a प्लस 1 x माइनस 5, और जिसमें एक जीरोज 5 दिया गया और उसकी हेल्प से हमें एक आंसर निकालना है। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एक फंक्शन दिया गया, फंक्शन क्या है, ax² प्लस 2a प्लस 1 x माइनस में 5। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें इसका शून्यांक दिया गया है। तो शून्यांक क्या होता है, जो जीरो हो जाए वो एक x का आंसर ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 लेट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, वैल्यू निकाल सकें। तो हमने फंक्शन को 0 के इक्वल लेट किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² की जगह क्या आ जाएगा, 5² प्लस 2a प्लस 1, x की जगह पे कितना रखना हमने, 5, और माइनस का 5 पड़ा ही है, इक्वल टू 0। अब हल करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 की a से इंटू करेंगे तो 25a हो जाएगा, प्लस 5 के अंदर इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10a प्लस 5, और बाहर माइनस का 5 पड़ा है, इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5 में से 5 घटा देंगे, हल करते हैं तो कितना बनेगा, 35a इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एक आंसर निकालना है। तो एक आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई में है, उस साइड में ले जाकर डिवाइड में कर देंगे, और एक आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का प्रोडक्ट जो रहने वाला था वो कितना था, 124, और अब हमें निकालना है बेटे की एज कितनी होगी, जो कि प्रेजेंट एज रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको करके दिखाया है बेसिक तरीके से, कि आप बेसिक तरीके से किस क्वेश्चन इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो टाइम आपका सेविंग करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही सोल्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले लेट कर लिया है कि वी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर x ईयर के और जो उनका सन रहने वाला है वो y ईयर का है। तो पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी कि पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 45 था। तो यानी कुछ एज पिता की रही होगी, कुछ एज पुत्र की रही होगी, और दोनों मिलकर कितना बन जाते हैं हमारे पास में, 45 एज बन जाती है। और अब मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली और x का जो आंसर है वो 45 माइनस y निकाल लिया।
जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें ये बोला गया कि 5 वर्ष पहले, तो ये जो एज रहने वाली थी एक्स और वाई, ये तो प्रेजेंट एज रहने वाली थी, तो 5 साल पहले की एज है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से 5 घटा दूंगा और इसमें से 5 घटा दूंगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो कितना 124, और मैंने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत आराम से हम क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की वाई से इंटू करेंगे एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 माइनस में 124 उठाकर हमने दूसरी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा 0। तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5, 25 में से माइनस का 24 घटाएंगे, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस का 99। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो कि पहले ही निकाली है 45 माइनस वाई, वो वैल्यू निकाली है, और x जहाँ जहाँ हमें x दिखाई देगा हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस x की जगह पे मैंने क्या रखा है 45 माइनस वाई, इस x की जगह पे मैंने क्या रखा है 45 माइनस वाई, और आगे सोल्व किया। तो जब हम सोल्व करेंगे तो y के अंदर इंटू करेंगे 45 y हो जाएगा, y की y से इंटू करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अंदर हमारे पास में अलग अलग साइन पड़े, तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, अंदर इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, और बाहर माइनस का 5y पड़ा था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है क्या, वाई स्क्वायर माइनस में 45y प्लस में 324। अगर आपको ध्यान हो तो अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन पीछे समझाया कि किस प्रकार से हम इनके जोड़े निकाल सकते हैं, कि एक ऐसा जोड़ा बनाना है हमने कि जब हम गुणा करें तो मेरे पास में क्या बनना चाहिए 324 बनना चाहिए, या तो जोड़ने पर आ जाए और या फिर घटाने पर आ जाए, और कितना बनना चाहिए 45 बनना चाहिए। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 9 की टेल में 36 होगा। तो 9 की जब 36 से इंटू की जाएगी तो 324 भी बनेगा, और आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में 45 भी बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें यहाँ माइनस आ रहा है, तो मैंने बड़ी वैल्यू को माइनस का साइन दिया, और दूसरी वैल्यू में माइनस और माइनस प्लस होकर 45 बन गया, और माइनस की जब माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस का 324 भी बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें से y कॉमन ले लिया। जैसे मैं y कॉमन लूँगा तो y बाहर, यहाँ पे 2y थे, अंदर y बचेगा माइनस का 9, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 36 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे 36 कॉमन लेंगे और साथ में मैंने माइनस का 36 कॉमन लिया है, तो माइनस का 36 कॉमन लेने के बाद में ये माइनस था और ये क्या बन जाएगा प्लस, और 324 हमारे पास में प्लस का था और अंदर क्या रह जाएगा माइनस का 9। अब आप देख सकते हैं ये वाली और ये हमारे पास में दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों से y माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये चीज़ यहाँ से बाहर आएगी तो यहाँ क्या बचेगा y, तो यहाँ पे y रखा और y माइनस 9 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा माइनस का 36। बारी बारी मैंने क्या किया 0 के इक्वल रखा, तो y का उत्तर एक तो 9 आ गया और एक 36 आ गया। तो जो सन है वो 36 ईयर का नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके फादर साहब हैं वो उनसे बड़े हैं। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 36 और बेटे की एज कितनी आ जाएगी 9, तो बेटे की एज आई है 9। इस y के आंसर को मैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा, तो मैंने वही किया। x फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 45 माइनस में y, तो मैंने x की जगह x का आंसर निकालेंगे 45 माइनस y की जगह 9 रखा, तो आंसर क्या आ गया 36। तो एक तरीके से तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि काफ़ी थोड़ा बड़ा भी रहने वाला है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं बहुत आराम से थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे अब भी हमने अपना क्वेश्चन तो निकाल ही लिया है कि हमारे पास में आंसर क्या रहेगा। तो जैसा कि इसने बोला है कि फादर प्लस सन दोनों की जो एज है वो 45 ईयर है, तो मैं ऑप्शन में से क्या करता हूँ लेट कर लेता हूँ ना कि भाई बेटे की एज 9 रही होगी। तो सपोज करिए कि बेटे की एज हमारे पास में 9 रही होगी, तो फादर की एज कितनी रही होगी, तो फादर की एज 36 आ जाएगी। तो जो सन है वो इस समय कितने साल का है 9 साल का है, और जो उसके फादर साहब हैं उनकी प्रेजेंट एज इस समय कितने साल की है 36 ईयर है। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं इक्वेशन लगाकर। इसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से 5 घटा देता हूँ। तो जैसे 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31। और उन्होंने क्या बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहने वाला है 124। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो आप इसको इक्वेशन की हेल्प से भी
बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से रहने वाला है। इसमें हमें बोला गया है कि जो PE है, जो PE है वो 0.45 है, तो हमें क्या निकालना है, PE नोट निकालना है। तो जिन्होंने भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन आसान और इजी भी रहने वाला है। तो कैसे, उनको पता है कि जो PE प्लस PE नोट होता है वो किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे PE की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.45, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PE नोट इज इक्वल टू 1। तो 0.45 को हम उठाकर क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, PE नोट यानी 1 माइनस में 0.45। तो जब मैं 1 में से घटाऊंगा तो यानी हमें क्या करना है, 1 में से घटाना है क्या, 0.45। तो घटाएंगे तो कैरी एक तरफ करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5, 0। तो जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री से रहने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है सभी बच्चों के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल भरा ही रहता है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए काफ़ी इजी रहने वाला था जो बच्चे क्या करते हैं, टेबल की नॉलेज रखते हैं कि टेबल की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो टेबल की वैल्यू जिनको पता है कि जैसे हमें इक्वेशन में दी गई है 2 कोसिक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में क्या दिया गया हमें 10, और हमें क्या करना है, x का आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 कोसिक स्क्वायर 30, जो कोसिक स्क्वायर होता है वो हमारे पास में साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसिक 30 कितना हो जाएगा, कोसिक 30 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x सीधा आ जाएगा। साइन 60 कितना होता है हमारे पास में √3/2 यानी पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30, जो 10 30 रहने वाला है 10 30 हमारे पास में कितना होता है 1/√3, और कितना आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इक्वल में कितना पड़ा है हमारे पास में 10 पड़ा है। तो देखिए 2 की जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 4। तो 2 × 4 प्लस x √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3/4, तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल में कितना आ जाएगा 10। तो 4 की जब 2 से इंटू करते हैं तो हमारे पास में आएगा 8, 3x/4 और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 1/4 इज इक्वल 10। हम क्या करते हैं, इनको उठाकर दूसरी तरफ करते हैं और x वाली एक तरफ करते हैं। तो 3/4 x एक तरफ में क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 प्लस में 1/4। अगर मैं 10 में से 8 घटाता हूँ तो मेरे पास में क्या बन के तैयार होगा 3/4 x इज इक्वल 2 प्लस 1/4। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ से जगह ले लेते हैं थोड़ी सी। 3/4 x इज इक्वल 2 एंड 1/4, इनको हम क्या करते हैं एलसीएम से सोल्व करते हैं 4। तो ये बन जाएगा 8 प्लस में 1 यानी बना 9/4। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें तो x का उत्तर चाहिए। तो दूसरी तरफ कितना पड़े 9/4, ये 4 डिवाइड में है, अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। काट दीजिए, ये कितने पे कट जाएगा 3 पे। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है x का वो कितना आ जाएगा 3। तो x का उत्तर क्या रहने वाला ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि एक 2 अंकों की संख्या है और अंकों के क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 होगा। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या क्या होगी। तो बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
तो देखिए कैसे, इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, अंकों को पलटना है। जैसे 95 है तो 59 हो जाएगा, 26 है अंकों को पलटने में 62 हो जाएगा, 51 और 15 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, अंकों का अंतर कितना है 4, तो घटा कर देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 6 और 2 में कितने का डिफरेंस है 4 का, और 5 1 में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन हमारी इस कंडीशन को सोल्व कर देगी वो हमारा आंसर रहने वाला है। तो हमने क्या देखा 95, और जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 59। इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। तो अब इन दोनों को ऐड भी करके देख लेते हैं। 5 में 9 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 5 और 9 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 15। तो हमारा पहला आंसर ही क्या आ रहा है, हमारी जो दोनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 154 रहने वाला है। अगर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे बेटर चॉइस यही है कि आप ऑप्शन को उठाएं। जितनी भी कंडीशन दी गई है आप उस कंडीशन को ऑप्शन के माध्यम से पूरी करें, और जो भी ऑप्शन आपका कंडीशन को पूरी करता है, फुलफिल करता है, और वही आपका आंसर रहने वाला है। जिस प्रकार से हमारा जो आंसर था 95 और 59 रहा। तो इसमें देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 88 बनेगा, बट हमें तो 154 चाहिए था, इसीलिए ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। और वही बात इसमें है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 66 बनेगा, बट हमें 154 चाहिए, तो ये भी इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है 95 और 59। चलिए आज हम हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है 5x प्लस में ky इज इक्वल 3, kx प्लस में 5y इज इक्वल टू 3। समान रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास में कौन सा तरीका और मेथड लगने वाला है। तो जो भी हमारे पास में इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं कि जैसे कोई इक्वेशन थी a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल 0, और एक इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन में हमारे पास में क्या चलती है, 3 कंडीशन चलती हैं, और जिन बच्चों को 3 कंडीशन के बारे में पता है उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी रहने वाला था। तो पहली कंडीशन क्या है, मैं एक ही कंडीशन से आपको तीनों की तीनों कंडीशन दिखाऊंगा। तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 और इक्वल टू c1 c2। जो हमारी पहली कंडीशन रहने वाली है कोइंसिडेंट, वो यही कंडीशन है कि जब हमारे पास में तीनों के तीनों उत्तर बराबर आते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो इसका ग्राफ बनता है वो एक रेखा पर दूसरी रेखा ही देखने को मिलती है, यानी दोनों के दोनों एक ही रेखा पे ग्राफ मिलेगा। और इसके हमारे पास में क्या रहते हैं, मैनी सॉल्यूशन रहते हैं, और इसको बोला भी क्या जाता है, इसको कोइंसिडेंट बोला जाता है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक बराबर आ जाए और एक बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो इसका दूसरा उत्तर रहने वाला है, तो दूसरा उत्तर क्या रहेगा, इस कंडीशन में जो इसका ग्राफ बनता है वो पैरेलल रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं रही। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। तो इसका सोल्यूशन कैसा रहने वाला है, नो सोल्यूशन रहने वाला है। और ये जो है ये हमारे पास में कंसिस्टेंट यानी इस इक्वेशन के संगत हल होते हैं, लेकिन जब नो सॉल्यूशन की बात आई तो उस कंडीशन में इसके हमारे पास में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन रहने वाला है। तो तीसरी कंडीशन क्या रहती है, तीसरी कंडीशन है कि जब तीनों के तीनों आपस में क्रॉस करें। तो अगर तीसरी कंडीशन में तीनों क्रॉस कर रहे हैं तो इसका ग्राफ भी कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है। तो जो इसका सॉल्यूशन रहने वाला है वो भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, एक यूनिक सॉल्यूशन रहने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन रहने वाला है, और साथ में इसका एक संगत हल भी रहने वाला है। तो ये हमारे पास में कंसिस्टेंट भी रहने वाली है। तो काफ़ी बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा कि हमारे पास में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। जो a1 हमारे पास में रहने वाला है, जैसे ये इक्वेशन थी, तो x के आगे जो पहला आ रहा है तो ये a1 है, ये a2 है और ये c1 है। यहाँ पे a2 है, b2 है और ये c3 है।
तो अब हम हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को इसी में ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन है हमारे पास में 5x प्लस ky और 3 को उठाकर मैं एक तरफ करता हूँ, इक्वल में 0 रखता हूँ। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है क्या, kx प्लस में 5y और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो a1 5 है, a2 k है, b1 k है, b2 5 है, c1 भी 3 है और c2 भी हमारे पास में -3 रहने वाला है। और ये कौन सी इक्वेशन है, तो देखिए पहले वाली इक्वेशन रहने वाली है a1 a2, जिसमें सभी के सभी आपस में क्या रहने वाले थे, बराबर रहने वाले थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को उठाते हैं। a1 कितना हमारे पास में 5, a2 कितना है k, b1 कितना रहने वाला है k और b2 कितना रहने वाला है 5, c1 कितना है -3 और c2 -3। इसकी अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो यहीं से निकल जाएगा 5 की 5 से, क्योंकि हम 5 की 5 से इंटू करेंगे और k की k से इंटू करेंगे। तो जब 5 की 5 से इंटू की जाएगी तो कितना बनेगा 25, और जब k की k से इंटू की जाएगी तो क्या बनेगा k²। बट आपने क्वेश्चन में देखा होगा हमें क्या चाहिए था, हमें तो k का आंसर चाहिए था, तो k² नहीं चाहिए। तो k का आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाती है, तो k आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5। तो हमारा जो इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।